come to that a little later. As of now, I want to check with you because whatever happened, these people marching on to Srinagar, I think there was quite a chaos in Jammu. So Jammu में जो Jammuites हैं, उनकी क्या feeling है कि ये issue जो है इसमें कोई दम है या is it just a political issue? No, it's not a political issue. What I personally feel is that unfurling of a flag should be allowed anywhere in the country and without any hiccups, without any problem. अगर कोई भी group कहीं पे भी जाके देश में, चाहे वो लाल चौक हो, लाल किला हो, नॉर्थ ईस्ट हो, छत्तीसगढ़ हो, इफ ही और शी वांट्स टू गो एंड अनफर्ल द फ्लैग, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको पूरी इज्जत अफजाई के साथ, सिक्योरिटी के साथ ऐसा करने की इजाजत देनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए. पर मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो इसको कम्युनल टच ना दें, वो इसको कम्युनल टोन ना दें. ये भारत की प्राइड की बात है और एज फार एज गवर्नमेंट्स आर कंसर्न्ड उनको पूरी सिक्योरिटी देनी चाहिए आम नागरिक को, जैसा कि यहाँ की आम जनता सोचती है. जम्मू डिवीजन JNK में जो कि लोगों की इस एरिया में सारों की ये धारणा है कि ऐसा अलाउ करना चाहिए था. Unfurling of the flag should have been allowed with proper care and with proper security being provided to the representatives of any political party. Minhas, you feel that the hoisting of the flag should have been allowed. I'll just come back to you थोड़ी देर के बाद. वक्त हो चला एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. हम बात कर रहे हैं गण और गणतंत्र की. Arshad Khan, as I was talking, ki 63 years ago in 48, the flag was hoisted in Lal Chowk. So what has come about in all these years? Who is to blame for this? Well, personally, I think instead of addressing the Kashmir issue holistically, bringing development there, giving an economic package there, trying to see where the shoe pinches, the local Kashmiri or Jammuite, I think we have gone into doing things which are very symbolic in nature. I think if at all there has been a degradation over the years, it has largely been on account of political parties who have tried to look at political mileage more importantly than trying to settle the people and issues pertaining to Kashmir. Mr. Gupta, in your opinion, किसकी गलती है जो अब हालात हैं कश्मीर में बने हुए हैं? ये अपनी गलती है या कश्मीरियों की गलती है या जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से इंटरफेरेंस है, सो पाकिस्तान की वजह से हालात बने हैं ऐसे? सबसे पहले तो जो ऐतिहासिक गलती होगी नेहरू जी से, वो सबसे बड़ी गलती है. उस समय अगर पटेल जी के हिसाब से उसको हल किया जाता तो कश्मीर में आज जो समस्या देखने को मिलती है वो नहीं होती. कश्मीर तरक्की करता, कश्मीर जो से स्वर्ग की धारणा है वैसे आगे बढ़ता. और दूसरा ये है कि जो लोग वहाँ के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, जो उनको वो ये बता रहे हैं कि आप धर्म युद्ध लड़ रहे हो, जबकि वो ऐसी कोई बात नहीं है. और सरकार ने जो वहां एक कानून लागू कर रखा है, धारा 370 है कि वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है. अगर ये मेरे हिसाब से अगर ये कानून जम्मू कश्मीर के अलावा और भी कहीं है तो समाप्त होना चाहिए. हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक कहीं भी जाके जमीन खरीद सकता है, बेच सकता है, बच सकता है. और ये अगर धारा 370 हटती है तो आपने 3 पॉइंट्स रेज किए हैं. नैयर साहब, इन्होंने 3 पॉइंट रेज किए हैं कि एक तो हिस्टोरिकल ब्लंडर है, पंडित नेहरू की गलती है. दूसरा इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है वो नहीं होनी चाहिए कश्मीर के लिए. और तीसरा इन्होंने कहा कि कुछ लोग वहां पे लोगों को, कश्मीरियों को, लोकल यूथ को गुमराह कर रहे हैं. व्हाट इज योर फीलिंग कि जो अब हालात बने हैं इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो ये कम्युनल इंटरफियरेंस जी. एंड इसके अंदर मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल अगर पाकिस्तान की इंटरफेरेंस भी अगर मैं कहूँ तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है. देयर इज समथिंग दे आर डूइंग इट बिकॉज़ दैट इज ऑन द बॉर्डर एंड देयर इज अ फोर्थ एलिमेंट टू इट, द पाकिस्तान एलिमेंट. या So that is primarily responsible for what is happening. They are fine. Let me get Mr. Preekshit Manhas once again from Jammu into the discussion. Professor Manhas, 1948 में तिरंगा जो था वो लहराया गया था लाल चौक श्रीनगर में. अब हम देखा है कि बड़ी मुश्किल हो रही है. It has become such a big issue. So why do you think, who needs to do introspection as to why the things have come to this today?
I personally feel the politicians have to do the introspection. It's the politicians who have created all this mess. Obviously, there has been some or a lot of intervention by the Pakistan, and I completely agree with Mr. Khan also that now we need to look more towards solving these problems vis-a-vis the youth of the state, vis-a-vis the common man of this state, where we have to look at providing them with full employment and educational packages. We need to look at that the tourism is the backbone of this particular state, to see to it that it is revived in a proper way. Various political parties over the years, right from 1948, for their own political mileage, have been creating this mess and then coming out as firefighters. Okay, हम इसको बुझा देते हैं, हम इसको बुझा देते हैं. But ultimately पूरी तरह कोई भी इसको बुझा नहीं पाया, बल्कि ये उभरती ही गई. उसकी वजह से till today this insurgency has not stopped. Till today the disgruntled element has not been wiped out in this particular state, and the only way they can be wiped out is that if they are given sufficient amount of opportunities vis-a-vis employment, vis-a-vis education. They may be given some entrepreneurial packages, they may be given some support schemes जो कि state करती है, but they don't trickle down to the common man or the common masses. वो ऊपर की क्रीम के ऊपर के layers के politicians ही आपस में बांट बूंद के खत्म कर देते हैं. They wipe off the funds, but they don't trickle down to the common man, the poor villages who are living in the far-flung Professor Minhas, let me get you to the other point. जैसे आप कह रहे थे कि जो रिपब्लिक डे है और इंडिपेंडेंस डे होता है, ये बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए. Do you think a poor country like ours, can we afford this kind of expenditure which is done year after year? I'll not say we are a poor country. This is a wrong notion that we have. We have sufficient amount of wealth, but it is not evenly distributed. The fact is that it is not properly distributed. पैसा हमारे देश में बहुत है, पर rich are becoming richer and poor are becoming poorer. That is because we don't have the proper policy making. That is because we don't have this dissemination of money to the common masses that is happening. We are not a poor country. We should not consider ourselves as a poor country. And this is the pride of our army men. हम कल को फिल्म फेस्टिवल करते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स करते हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों को बढ़ोतरी देने के लिए. तो क्या फौजियों के लिए हम क्या दो दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं मना सकते? हमें मनाना चाहिए ताकि उनकी हौसला अफजाई रहे, उनकी हिम्मत अफजाई रहे. अगर यही पैसा जो हम रिपब्लिक डे के ऊपर खर्च करते हैं, अगर यही पैसा गरीबों की एजुकेशन के लिए, उनकी सेहत के ऊपर खर्च हो, तो काफी हद तक जो agreed कि we are not a poor country, that's what you say, but if we were to spend the same money on the health of the poor and on the education of the poor, don't you think that's a money better spent? What makes you think that this money will, if saved, will be spent on the poor people? What about the corruption? Not even 1% money that is being made or misused by the politicians or other officials is spent on Republic Days and 15th August. Not even 1%. जितना हमने Commonwealth Games और बाकी games में corruption करके लोगों ने, बाबूज ने या बाकी politicians ने, I'll not name anybody because we don't have the exact figures with us or facts with us, but they have taken in that much amount of money. So what about that money? Right, Professor Minhas, thank you very much for joining us. Arshad Khan, आपके हिसाब में, आपके ख्याल में, आपको लगता है कि जो रिपब्लिक डे के ऊपर खर्च होता है, it is money well spent, or should we spend it in some better way? Sandhu Sahab, I think we should not come to an either or situation. Okay. I think yes, there is a need to deploy money in issues like education, infrastructure, etc., and especially so for economically disenfranchised. But having said that, this is the pride of the country. These are symbols of our freedom and we need to take pride in it. So showcasing them in events like this, I don't think is actually money badly spent. So showcasing in this manner is not money badly spent. Nayyar साहब, आप क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं तो ये जरूर कहूंगा कि पब्लिक जो है हमारी, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, उसमें से अबाउट 40% और अदर 45% आई कैन से कि दे आर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. Instead they should have a house to sleep. So फिर कैसा फंक्शन ऑर्गेनाइज करें? इसमें ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उनके लिए इसको थोड़ा सा मैनेज करने की आवश्यकता है. ये नहीं कि इसको अगर ये मनाना है तो इसको देखिए, इसके दो तरीके हैं. पहला तरीका तो ये मैं अपने मेरी पर्सनल फीलिंग 2 सेकंड के अंदर बात ये है कि या तो वो कैपिटल ऑफ द कंट्री होना चाहिए, वहां पर जो है गैंट्री अवार्ड्स हो गए, ये दूसरे एनकरेजमेंट के लिए, फोर्सेस के लिए हो गए, कुछ ब्रेव बच्चों के लिए हो गए, ब्रेव जो है वो पीपल के लिए हो गए, सो दैट अवर सिविल एंड द स्केल डाउन करना चाहिए आपके स्केल डाउन. और अकॉर्डिंगली सर दिस इज व्हाट कि इट शुड बी सेलिब्रेटेड ऑन द कैपिटल of the states also, not
every state, every town and that. I mean, तो थोड़ा स्केल डाउन होना चाहिए. मिस्टर गुप्ता, व्हाट इज योर फीलिंग? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस देश के गौरव के साथ, उसकी प्रतिष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें खर्चा बचाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन जो हमारे सैन्य अभ्यास होते हैं, सैन्य साजो सामान का दिखावा होता है, उससे हमारे देश के नागरिकों को यह आश्वासन मिलता है कि यह देश हमारी सुरक्षा करने के काबिल है। और दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन में इतने लोगों ने बलिदान दिया, उसकी भावना हमारे बच्चों में, हमारे नागरिकों में बनी रहे, उसको साल में मनाने में अगर हमें खर्चा ही बचाना है तो बहुत सारे और साधन है। So, जैसे मनाया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, या जैसे नैयर साहब कह रहे हैं कि थोड़ा स्केल डाउन करना चाहिए? नहीं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के हम स्केल डाउन करके कोई पैसे नहीं बचा पाएंगे। हमारे जो पैसे स्विस बैंक में जा रहे हैं वो हमें घेरने चाहिए। जो लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो पैसे जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे उनसे इनकम टैक्स वसूले जाने चाहिए। मतलब इनका कहना है, मेरा इनका मतलब करप्शन है, इनका एक्चुअली देयर इज अ करप्शन। अगर हम सेव करते हैं, इनका मतलब ये करप्ट है, वो पूछेगा नहीं उन बंदों के पास। नहीं, करप्शन आप रोको ना, आप करप्शन रोको। आप करप्शन नहीं रोक रहे, आप इनकम टैक्स नहीं जमा कर रहे, आपका जो सिस्टम है वो सही नहीं कर रहे। आप जो देश में दो फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल, उसको कम कर दोगे तो देश के लोग, देश के नागरिक, फेस्टिवल खत्म करना है, उसको बकायदा उसी तरीके से मनाया जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ मेरा कहने का मतलब थोड़ा स्केल डाउन का मतलब ये है कि जैसे मिलिट्री परेड है, उसके ऊपर करीब जो एनसीसी के जो कैंप लगते हैं उसके ऊपर ही सिर्फ 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है और 15 से 20 हजार लोग डिप्लॉयड हैं 8 किलोमीटर रूट के ऊपर। सो ये सारा थोड़ा खर्च, इससे अगर हम ये खर्चे छोड़ दें, उसके अलावा और खर्चे, मंत्रियों के कई खर्चे हैं, हमारे स्ट्रक्चर में कई खमियां, उसको हम दूर कर ले तो बहुत सारा पैसा बच जाएगा। बजाय कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को हम रिड्यूस कर दे, कल को हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि किसने कुर्बानी दी, भगत सिंह कौन है। आज फिल्म एक्ट्रेस के नाम लोग जानते हैं, अगर किसी से पूछ लो जीजाबाई कौन थी तो किसी को नहीं मालूम है। तो ये जरूरी है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को रिड्यूस ना करके उसको बढ़ाया जाए। उसके जो भी प्रोफेसर साहब ने बात की कि राष्ट्रीय भावना, हमारे तिरंगा हमारे दिल में होना चाहिए, उसके लिए प्रयास हमारे बहुत ये नहीं कि हमें पूरी मेंटेन करनी चाहिए। हमारा सिस्टम सही हो जाए। समय हो रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने तिरंगा फहराना देश के हर नागरिक के लिए गर्व की बात है। जबरदस्ती झंडा फहराना सिर्फ लड़ाई के दौरान सेनाओं को शोभा देता है, ना कि शांति के दौर में राजनीतिक पार्टियों को। सवाल यह भी है कि क्या आजादी के 63 साल बाद भी हमें 26 जनवरी के ताम झाम की जरूरत है? कुछ लोग मानते हैं कि यह पैसा गरीबों के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में दुनिया को हमारी ताकत का अंदाजा बखूबी मालूम पड़ता। हमें इस बात पर गौर करना होगा। इसी के साथ हम आज का डे एंड नाइट प्राइम यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।